नहीं किया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों कि किसी भी सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है ना, मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, यहां से ऐसे टुवर्ड्स यू, है ना, तुम्हारी तरफ, और इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों के बीच एंगल कितनी बनती है, 0। अगर मैं ये इस तरह से ले लेता हूं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज तुम्हारी तरफ है ना, टुवर्ड्स द कैमरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स कैमरा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जबकि एरिया वेक्टर कैसा है, 90 का एंगल बनाते हो, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90। याद रखना यहाँ पे थीटा, यहाँ और फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में जो एंगल था ये, वो एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो ई होता, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की है तो बी आएगा। कई बार मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वो एंगल लेते हैं किस किस के बीच, प्लेन ऑफ द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ द सरफेस कैसे होता, ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये, और प्लेन ये, इस तरह से प्लेन ये वाला हो गया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच, भाई मान के चले ऐसे है, ये प्लेन मैंने ये लिया है, अभी तुम्हारी साइड में है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये की डायरेक्शन ये है और प्लेन इस तरह से, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 90। फिर से समझो, मान के चलें ये वाला, ये इस तरह से, ये सरफेस, और अभी कितना एंगल बनाती है, प्लेन के साथ सरफेस के साथ 90, लेकिन हम ये वाला एंगल नहीं लेते, हमें कौन सा लेना है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा किससे निकलता है, सरफेस से। तो जो सरफेस से लाइन निकलती है नॉर्मली, सरफेस से जो नॉर्मल वे में लाइन निकलती है, मींस परपेंडिकुलर वे में लाइन एमिट करती है, उसके और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज एंगल, और यहाँ पे कोस थीटा इसके लिए लेते हैं। तो देखो अगर हमारा 90 का, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या बात आएगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कितना फॉर्मूला आने वाला है, बस यही बात ध्यान रखने की होती है इसमें। तो फाई बी मैक्सिमम, और फाई बी मैक्सिमम थीटा कितना होना चाहिए, थीटा शुड बी 0 डिग्री। मैक्सिमम के लिए कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो फाई बी कितना आ जाएगा, फाई बी मैक्सिमम इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। मिनिमम कितना आएगा, फाई बी मिनिमम, मिनिमम के लिए कितना होना चाहिए, थीटा को कितना होना चाहिए, 90। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई बी इक्वल टू 0। उस कंडीशन में फ्लक्स कुछ भी पास नहीं होगा। और फ्लक्स है क्या भाई, ये तो हमने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बताया फॉर्मूला। रियल में फ्लक्स क्या है कि जब किसी भी सरफेस के अंदर से, जब किसी सरफेस के अंदर से कुछ लाइन पास होती है, कुछ लाइन निकलती है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मल्टीप्लाई एरिया, उनका मैग्नीट्यूड जो आता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। वो वैल्यू कौन सी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर लाइन ही पास नहीं होती, लाइन कब पास नहीं होगी, अगर सरफेस ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इस बार तो सरफेस से कोई लाइन ही पास नहीं होती। और लाइन कब पास नहीं होगी, जब दोनों के बीच 90 का एंगल बनता है, तो उस टाइम पे फ्लक्स 0 हो जाती है। इसके बाद अच्छा इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या आएगी, बी ए फॉर्मूला है, तो ये बी की यूनिट टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, या दूसरी यूनिट होती है वेबर। याद रखना ये नहीं कर, वेबर है ना, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर,
ये इसकी यूनिट्स हैं। चलिए रब कर दूं बच्चों इसको, जल्दी से नोट करो। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन को देखते हैं। देखो डायमेंशन हमने फॉर्मूला किया था F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। बी की यूनिट क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग, F अपॉन आई एल साइन थीटा। देखो B इक्वल टू F अपॉन आई एल साइन थीटा, तो F की यूनिट न्यूटन, I की यूनिट एम्पियर, मीटर और थीटा की यूनिट कुछ नहीं होता, 1 लिखेंगे खाली, यूनिट लेस को 1 लिख लेते हैं। अब हमें याद फ्लक्स की यूनिट बतानी है, तो फाई बी, फॉर्मूला क्या होता है बी ए, तो बी की यूनिट तो क्या है यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर मीटर। या डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं डायरेक्ट, पहले चलो यूनिट और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में एम एरिया, तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो ये आ गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, न्यूटन की जगह एम एल टी माइनस टू, मीटर की जगह एल अपॉन एल टू, तो ऊपर भी एल स्क्वायर नीचे भी एल स्क्वायर, तो क्या बचता है खाली एम टी माइनस टू। ये बच्चों इसका आता है। नहीं रुको रुको रुको, ये बच्चों एरिया नहीं है क्योंकि यूनिट लिखी हुई है हमने, ये हमारा एम्पियर है। हाँ हाँ सही बात, ये एम्पियर है, तो इसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या आएगी, देखो न्यूटन के अकॉर्डिंग एम एल टी माइनस टू। याद रखना सेकंड 11th में एम्पियर नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर हर यूनिट में लगभग एम्पियर आता है, एम एल टी माइनस टू, और ये मीटर है ना अपॉन एम्पियर के लिए। इसकी यूनिट का सिंबल भी यही होता है और डायमेंशनल फॉर्मूले का भी यही रहता है, ये ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, और मैंने अच्छा मीटर यूनिट ही लिखी है, ये आएगा एल, तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए इनवर्स। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टू टी माइनस टू ए इनवर्स, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसकी एक यूनिट और भी होती है मैक्सवेल। एसआई यूनिट क्या होती है वेबर, और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, और 1 वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल होते हैं बच्चों। वेबर एसआई यूनिट है, रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यूबी से, और सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, एसआई यूनिट है, और सीजीएस यूनिट है गॉस। गॉस, मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको एमएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों में रिलेशन होता है 1 वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल, इस तरह से। और ये 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस, जिसका सिंबल जी होता है खाली।
इसका टी होता है 1 टेस्ला इक्वल्स 10⁴ गोल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बच्चों ये क्या होता है? तो देखो किसी भी कॉइल में, सपोज ये एक कॉइल है और इस कॉइल में कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब तक किसी सरफेस से पास नहीं होती उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है, लेकिन जैसे किसी एरिया से सरफेस से पास होती है उसे क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली क्या हो जाता है वो? इट बिकम फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल, किसी भी कॉइल से जो फ्लक्स पास होती है जब हम उसमें चेंज करते हैं तो एक ईएमएफ उसमें जनरेट होती है, और अगर सर्किट कंप्लीट है, कॉइल अगर क्लोज है, तो एक करंट भी फ्लो होने लगती है। कैसे? मान के चलो अभी आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हैं। चेंज का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? फ्लक्स में चेंज का मतलब क्या हो सकता है? या तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी या डिक्रीज होंगी। तो सपोज अभी बढ़ती है, तो थोड़ी देर के लिए समझो कि ये हमारा इस तरह से बना हुआ है सरफेस, और इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर की तरफ एंटर कराते हैं इनवर्ट डायरेक्शन में। तो जब इनवर्ट डायरेक्शन में होंगी, इंक्रीज होती हुई मैग्नेटिक फ्लक्स में जो इंक्रीज चेंज होता है वो किस तरह से? ऑन इंक्रीजिंग वे में। तो ये क्या करता है? उसको अपोज करता है, ये उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसे ये किस तरह से जनरेट करेगा? ये देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड वो फिंगर, तो ये फिंगर ऐसे आएगी और करंट इस तरह से। भाई अगर मैंने कहा बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो ये उसको अपोज करेगा, ये उल्टा बनाएगा। अगर घटती हुई होती तो ये अपनी सपोर्ट करता, फिर बाहर से अंदर की तरफ ही होती। याद रखना इस चैप्टर में इसी बेस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर फ्लक्स में चेंज किस तरह से होता है? बाहर से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है और चेंज क्या हो रहा है? बढ़ते हुए। तो ये उनको क्या करेगा? अपोज, ये बाहर की तरफ निकालेगा। मीन्स अपने आप ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि बाहर की तरफ निकले, और बाहर की तरफ फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है? फील्ड की डायरेक्शन को। तो थंब किधर होगा? ऐसे समझो जैसे मेरा हाथ अब ये और लूप ऐसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम ग्रिप करते हैं ये इस तरह से, अगर मैं ऐसे रखता हूं तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? इस वे में। तो करंट की डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी हमें? क्लॉकवाइज। या बच्चों याद रखो हमारे 4 फिंगर और ये, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक से ज्यादा तो ये होंगी, और बाकी जो थंब जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो हमारी डायरेक्शन किसकी होगी? करंट की। तो हम अगर मैं पीछे से हाथ को इस तरह से रखता हूं ऐसे, या ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा, तो थंब हमेशा कैसे किसको रिप्रेजेंट? अगर मैं मान के चलो ऐसे रखता हूं, भाई मैंने अंदर की तरफ हाथ को ऐसे रखा है, तो अंदर का मतलब क्या होगा? यहां से निकालूंगा हाथ तभी तो ऐसे आएगा, या इधर से निकालूंगा तो तब ऐसे आएगा। भाई ऐसे निकालूंगा, इधर से निकालता हूं तो ऐसे आता है, और उधर से निकालूंगा तो ऐसे आएगा। तो मीन्स ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती किस वे में है। तो या थंब की तरह याद रखो इस तरह से। तो करंट कैसे बनेगा इसमें? एंटी क्लॉकवाइज। भाई थंब हमारा, हम उसमें जो पढ़ा था याद होगा, राइट हैंड थंब रूल जब हमने पढ़ा था तो उसमें हम क्या पढ़ते थे कि जिधर करंट की डायरेक्शन होती है उधर किसको लेते हैं? थंब को। तो फिंगर की कर्लिंग डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहां उल्टा लेंगे, यहां थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। इंड्यूस करंट के केस में वहां इंड्यूस करंट नहीं है, वहां इंड्यूस फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता था, तब हमने फिंगर को लिया था। इस बार थंब किसकी डायरेक्शन में है? करंट की, फ्लक्स की डायरेक्शन में। तो
फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगी? अब ऐसे समझो कि लूप इनसाइड है, ये थोड़ा इजी पड़ेगा तुम्हें, बाकी जैसे बताया था वो भी कर सकते हो। अब मैंने इस तरह से किया, हमको ऐसे, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में? पीछे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज, और यहां से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज होगा। और मैं इस तरह से कर रहा था, देखो ऐसे, ठीक है। देखो फिर से मान के चलो मैंने हाथ को इधर लेता हूं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी इस वे में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगी बच्चों। या तो आप थंब को लेके कर लो, क्योंकि फिंगर में कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने थंब वाला बताया है कि थंब को उस डायरेक्शन में करो कि जिधर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। इसमें कंफ्यूज बच्चे इस चक्कर में होते हैं कि सर आप अभी तो बोल रहे थे कि बाहर से अंदर की तरफ। फिर से सुनो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन का पता है, मैग्नेटिक फील्ड का पता है, करंट का पता है, तो हमें क्या मिलती थी? फोर्स। चैप्टर नंबर 4 में हम कर चुके। 5th में हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, और 6th में अब हमें वापस क्या पढ़ना है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वापस करंट बनता है। चैप्टर 4 में पढ़ा था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता था। इस 6th चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होगा। फिर से एक बार, फ्लोइंग करंट की वजह से चैप्टर 4 में करंट इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, करंट इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था? ड्यू टू फ्लोइंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। खाली मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए फील्ड में, या बोले सरफेस से पास होता है तो फ्लक्स में, फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या जनरेट होता है? ईएमएफ। EMF is induced, and if on completing the circuit also current induces, करंट भी इंड्यूस होता है साथ साथ। तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आती है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी लूप के अंदर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि किसी भी लूप से जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, अगर उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में या उस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोला जाता है? फ्लक्स। या तो बोल दो किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में चेंज होता है, या किसी कॉइल से कनेक्ट लिंक्ड फ्लक्स में चेंज होता है, तो क्या जनरेट होता है? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एंड ऑन कंप्लीटिंग द साइकिल एंड बीइंग द कंप्लीटिंग लूप करंट ऑल्सो इंड्यूसिस, करंट भी इंड्यूस होता है। और इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग, फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग द EMF and being the completing the loop, inducing the current on changing the magnetic flux linked with the coil is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी भी लूप से जिससे फ्लक्स लिंक है उसमें चेंज करते हैं तो ईएमएफ में इंड्यूस होता है और करंट में इंड्यूस होता है, करंट भी इंड्यूस होता है साथ में। इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके ऊपर फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि 3 तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया। पहला कि कोई भी लूप हम बनाते हैं और उस लूप के पास में मैग्नेट को लेके आते हैं या उससे दूर लेके जाते हैं। बच्चों फैराडे एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन। किसी लूप के पास, मान के चलो ये लूप है ऐसे, और ये मैग्नेट को इस तरह से लाएं या दूर लेके जाएं। अब ये कितने तरह से कर सकते हो आप? पहली बार नॉर्थ पोल को, कीपिंग द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कोइल, कोइल की तरफ नॉर्थ पोल को रखते हुए वी ब्रिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कोइल।
है ना, उसको उसकी तरफ लेके आते हैं, एंड वी मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, नॉर्थ को इसकी तरफ रखते हुए इसकी तरफ लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, साउथ को इधर रखते हुए इसके पास लाते हैं, इससे दूर ले जाते हैं। तो कितने तरह से एक्सपेरिमेंट हो गया, ये 4। तो पहले एक्सपेरिमेंट में क्या था, कॉइल को रेस्ट में रखेंगे और मोशन में कौन होगा, मैग्नेट, मोशन में कौन रहेगी, मैग्नेट। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था, अब देखो जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, नॉर्थ को इधर रखते हुए, या दूसरी बार ये भी हो सकता है भैया इस साइड में भी तो रख के ला सकते हो आप, किसी भी तरह से आप लेफ्ट साइड में रख के मैग्नेट को ला सकते हो, या राइट साइड में, या दूर लेके जा सकते हो, या साउथ पोल को। तो अब इसमें करंट अगर पूछा जाए, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या इंड्यूस होगी, तो देखो जब आप नॉर्थ को लेके आओगे तो इस लूप में क्या बनेगा, ये नॉर्थ ही बनाएगी, क्योंकि नॉर्थ को रिपेल कौन कर सकता है, जब इसको लेके आते हैं तो इसको रिपल्सिव करना होगा। कॉइल क्या करती है, अपोजिट नेचर दिखाती है, जब लेके आते हैं तो ये इसको दूर भगाने की कोशिश करती है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां ऐसे निकल के जाएंगी, ये खुद अपनी बनाएगी, और जब अपनी बनाएगी तो क्या होगा, हम ये बच्चों, हम ये और करंट ऐसे, इस तरह से, मींस इधर से देखूंगा तो क्लॉकवाइज और उधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं दूर लेके जाता हूं तो क्या होगा, ये पास लेके आएगी, और पास लेके आने का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एंटर कराएगी, और एंटर कौन करा सकता है, देखो तब तो इसने इधर नॉर्थ बना था, ये साउथ, और जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो उस कंडीशन में ये इस तरह से रखेगी, मींस इसकी नेचर ये हमेशा मैग्नेट से अपोजिट नेचर को दिखाती है। अगर इसके वो पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को निकालती है, और दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगी, एंटर कराएगी, और एंटर कराने में कौन सा एंड होता है, साउथ। अगर ये निकालती है तो कौन सा एंड था, नॉर्थ, और एंटर कराएगी तो साउथ, और क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है, मैंने बोला ना ये हमेशा अपोजिट नेचर दिखाती है। नॉर्थ अगर पास आएगा तो इसको दूर करेगी, क्योंकि इसका उल्टा करना है। सर अगर मैग्नेट 2 वाट्स तक खोल जाएगी तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप्ड होती है, साउथ पोलैरिटी। हाँ ये समझो बेटा जरा, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आप मैग्नेट के किस पोल को लेके आते हो इसके पास में। देखो सारी पॉसिबिलिटी देखो, पहली बार हम नॉर्थ को लेके आते हैं, ये साउथ। दूसरे डायग्राम में हम नॉर्थ को दूर लेके जाते हैं। तीसरे डायग्राम में हम साउथ को लेके आते हैं। फोर्थ में हम साउथ को दूर लेके जाते हैं। तो पहली बार ये देखो बच्चों, जब आप इसको लेके आओगे तो इस मैग्नेट का ये वाला एंड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है तो इसमें बढ़ेंगी, और ये इसको अपोज करेगा तो ये खुद भी अपने आप से निकालेगा, और निकालेगा तो ये वाला एंड नॉर्थ और ये साउथ बनेगा। लेकिन जब आप दूर लेके जाओगे तो ये क्या कोशिश करेगी कि मेरे अंदर आए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि दूर जाने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रही है, और ये उस कंडीशन में कम को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, बढ़ाएगी, और बढ़ाएगी तो क्या करेगी, अपने अंदर से एंट्री देगी, और एंट्री कौन दे सकता है, साउथ पोल, साउथ एंड। तो इस टाइम पर इस कॉइल का ये वाला साउथ और ये वाला नॉर्थ। जब आप साउथ को लेके आओगे तो ये भी क्या बनेगी, साउथ। जब आप साउथ को दूर लेके जाओगे तो क्या बनेगी, नॉर्थ। मीन समझ जाना कि जब नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा होगा तो नॉर्थ को कौन दूर कर सकता है, नॉर्थ। जब नॉर्थ दूर जाता हुआ होगा तो उसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ। और जब साउथ पास आएगा तो उसको कौन रिपेल कर सकता है, साउथ। और जब साउथ दूर जाएगा तो उसको कौन अट्रैक्ट कर सकता है, नॉर्थ। अब जरा इन चारों के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन निकालेंगे कॉइल के अंदर। हमारे पास ये कॉइल है पहली बार, और ये खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाता है। तो मैंने अभी बताया था थंब को ऐसे निकालो, थंब को ऐसे निकालेंगे, और करंट की डायरेक्शन देखो, हाथ को उल्टा नहीं घुमाओगे, ऐसे भाई, थंब ऐसे, और इधर से देखेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, लेकिन इधर से देखेंगे तो वही चीज
एंटी क्लॉकवाइज। ऑन स्विंग टुवर्ड्स द मैग्नेट द कॉइल करंट इंड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर ये साउथ बनाता है, साउथ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जाएगी इस बार ऐसे, इस बार क्या होगा क्लॉकवाइज बनेगा, इस बार साउथ फिर से साउथ ही बनता है ना, तो साउथ का मतलब क्या है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से क्लॉकवाइज, और यहाँ पे नॉर्थ बनता है तो इसका मतलब इस बार ऐसे। तो इस बार ये डिपेंड करता है आप बनाते किस तरह से हो। तो मीन्स एक बार तो क्या हो सकता है कॉइल रेस्ट में ये मोशन में, दूसरी बार क्या होगा ये रेस्ट में ये मोशन में, तीसरी बार क्या हो सकता है एक कॉइल रखी है और उसके पास में दूसरी कॉइल रखी है जिसके अंदर आप चेंजिंग करंट फ्लो कराते हो। तो मेन जो पॉइंट है बच्चों वो समझो, कॉइल के अंदर से जो फ्लक्स पास होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास होती है, वो चेंज होना चाहिए। अब देखेंगे, देखा जाता है ये कि वो चेंज किस तरह से होता है, डिक्रीजिंग वे में या इंक्रीजिंग वे में। अगर वो डिक्रीजिंग वे में चेंज होता है तो कॉइल उसको सपोर्ट करेगी, डिक्रीज होने वाले को इंक्रीज करेगी। अगर इंक्रीजिंग वे में पास होता है उसके अंदर से फ्लक्स तो उसको डिक्रीज करती है, हमेशा उल्टा करना है। मान के चलो मेरे अंदर से कुछ लाइन है, इमेजिन करें कि कुछ लाइन पास होती है, तो मेरी बॉडी ये है और पास तो होती है, लेकिन पास होने में भी ये देखा जाएगा कि क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती हैं। अगर बढ़ेंगी तो मेरी बॉडी क्या कोशिश करेगी, उनको घटाएगी, और अगर घटती हुई चेंज होती है तो मेरी बॉडी क्या कोशिश करेगी, उनको बढ़ाएगी। अब एक बात जो मैं समझ पाया हूं जो आपको नहीं समझ आई होगी वो ये कि सर बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती हैं, सर बोल रहे हैं कि घटती है, आखिर ये कैसे। तो बच्चों जरा समझो, टेबल फैन आपने रखते हो और टेबल फैन से जब निकलती है एयर, मान के चलो यहां से ये एक इस तरह से, जब यहां से एयर निकलेगी तो बच्चों देखो ये लाइन ऐसे है, जब आप इसको पास में लेके आओगे, मान के चलो कोई चीज यहां पे है, जरा ध्यान से समझना इस बात को जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का समझना बहुत जरूरी है। इसमें एक या दो नंबर इसी वे बात पे आते हैं। मान लो ये कॉइल है और ये इस तरह से बहुत सारी लाइन, कुछ सोर्स था यहां मैग्नेट का जिसकी वजह से लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती है। अगर वो दूर होगा, अगर उस चीज को दूर लेके जाओगे या इसको उससे दूर लेके जाओगे, मान लो ये एक सोर्स था या ये कॉइल है, मैग्नेट का बनाया आपने, मैग्नेट को समझते हैं, देखो मैग्नेट ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, तुमने पढ़ा होगा ये ऐसे होती है। अब बच्चों जरा सोचो, ये कॉइल को अगर इसके पास लेके आओगे, अगर इसके पास लेके आओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी या घटेंगी। अगर इसको इसके पास लेके आओगे तो इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, इंक्रीज होता है। तो याद रखना, जब कभी भी उनके बीच की रिलेटिव मोशन होती है और रिलेटिव मोशन के टाइम पर उनके बीच का गैप कम होता है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, या ये कहो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है। कॉइल क्या कोशिश करेगी, उसको कम करेगी, और कम करने का मतलब क्या होगा, ये नॉर्थ बनाएगी। मैं बोल रहा था ना फ्लक्स बढ़ता है घटता है, आखिर क्यों बोल रहा था, जब दूर जाएगी वह दूर जाने वाली है, जितना आप इस कॉइल को यहां पे लेके आओगे तो देखो सारी की सारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं, और यहां जब दूर है तो मुश्किल से पास हो रही होगी एक या दो, लेकिन जब जितना क्लोज लेके जाते रहोगे मैग्नेट के, जितना मैग्नेट के पास लाओगे उतनी सारी की सारी लगभग इसके अंदर से गुजरेंगी। भाई आप टेबल फैन के दूर बैठोगे तो हवा बहुत सारी आपसे बाहर चली जाएगी, लेकिन आप जब बिल्कुल पास में आओगे तो सारी हवा आपकी बॉडी पर आती है। समझ आ गया ना। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर उनके बीच की रिलेटिव मोशन किस तरह की है, कम होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, और बढ़ने वाले को कॉइल की नेचर क्या है, कम करेगी, जो कि हमने क्या पढ़ा है,
ये फैराडे एक्सपेरिमेंट है, बाद में फैराडे ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर लॉ भी दिए हैं, और उन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो उसी रीजन को अपोज करती है जिसकी वजह से वो बनती है, और उस ईएमएफ की वैल्यू आती कितना है, डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव वे में। जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो यहां पे n से मल्टीप्लाई करते हैं और ये माइनस डी एन फाइव अपॉन डी टी बन जाता है। तो इस तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंट है बच्चों। पहले मैंने क्या बोला, ये रेस्ट में, ये मोशन में, दूसरी बार ये मोशन, ये रेस्ट, मींस कोयल को हम मोशन में रखेंगे केवल, और तीसरी बार क्या हो सकता है। कुल मिला के बच्चों रिलेटिव मोशन याद रखना, फैराडे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए कि किसी भी तरह से उनके बीच की मोशन होनी चाहिए, उनके बीच का गैप कम या ज्यादा होना चाहिए। बीच का गैप कम ज्यादा होगा मतलब फ्लक्स में चेंज होगा, है ना। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने एक कॉइल को रखा हुआ है, जैसे सोलेनोइड था, तो सोलेनोइड भी किसकी तरह वर्क करता है, एज अ बार मैग्नेट बताया था मैंने। उसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। भाई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ऐसे बनेगी तो उसी के पास में कोई कॉइल को रखें, तो इसको या तो इसको इसके पास लेके आए या इसको इसके पास, मीन्स दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन में लेके आए, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। तो हमेशा क्या होगा, अगर बीच का गैप कम हो रहा होगा तो क्या होगा, अगर इसको पास लाएंगे तो ये भी नॉर्थ बनाएगा, और इसको दूर लेके जा रहे होंगे तो ये साउथ बनाएगा। याद रखो, गैप, दोनों के बीच का गैप बढ़ने पर पोलैरिटी अपोजिट बनती है क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है, और बीच का गैप कम होने पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी कॉइल क्योंकि उसी रीजन को अपोज करती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस द ईएमएफ, जिसकी वजह से वो इंड्यूस करती है किसको, ईएमएफ को और करंट को। तो ये एक्सपेरिमेंट थे, ये लॉ है जो मैंने अभी बताया। इसके बाद लेंज लॉ, लेंज के